सर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, आप क्लास के बाद बता देंगे? जो आपने 4-5 क्वेश्चंस भेजे थे सत्यम। यस सर। हाँ बेटा, मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। पहले उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। अभी डाउट सेशन 10 बजे से ही सर था ना? क्लास 10 बजे से स्टार्ट होनी थी क्लास। हाँ, तो 10 डाउट बजे से ही सेशन था ना, साढ़े डाउट नौ। सेशन 10 से ही था ना। सर सर डाउट डाउट साढ़े 9 से साढ़े 9 से था सर, आधे घंटे पहले से था डाउट अरे सेशन यार, 9:30 से। चलो मैं बाद में कर लूंगा। यस 10:30 सर। 11:30, ठीक है। ओके मैं सर। थोड़ा ध्यान से निकल गया, मुझे लगा आज। ओके, चलो कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग सर। अभी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ये कह रहा था कि अभी सब डाउट सबको हैं क्या, या अभी क्लियर हो गए हैं सभी के डाउट? वैसे काफी हद सर तक। मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है सर उस। और कोई एक सत्यम के, एक अर्नव के, और किसी के भी डाउट रह रहे हैं वैसे? क्योंकि एक्चुअली नहीं तो फिर मैं नया चैप्टर शुरू कराऊंगा। इनके डाउट्स तो फिर मैं 2 बंदों के तुम बाद में भी ले सकता हूँ। सर मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है। वंशिका, और कोई किसी का? क्योंकि अगर ज्यादा डाउट होंगे तो मैं आज का डाउट सेशन ही कर दूंगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपको। ओके, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स। दिस मींस सभी बच्चों को काफी चीजें आ गई हैं। हमें सिर्फ आगे टॉपिक पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है। बॉडी, एक और बच्चे ने, प्रणव ने भी एक सवाल पूछा है। भाई और किसी का कोई सवाल हो? नहीं तो मैं काम करता हूँ, मैं पहले डाउट ले लेता हूँ आप लोगों के 15-20 मिनट, और उसके बाद फिर वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके सर हाँ बेटा। सर मैंने अपना डाउट आपको अभी व्हाट्सएप कर दिया है सर। उसमें एक स्टेप तक तो मुझे समझ आ रहा है सर, उसके बाद क्या करना है समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, मैं भी आप लोग के आगे देख लेता हूँ। ओके राइट। सो पहले तो मैं काम करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। ओके, पहले मैं सत्यम के एक बार डाउट ले लेता हूँ। कुछ क्वेश्चन सत्यम मैंने क्लास में ऑलरेडी करा दिए हैं, स्टिल मैं थोड़े थोड़े ले लूंगा, और किसी के अगर सॉल्यूशन मेरे पास पहले से रखे होंगे तो मैं वो शेयर कर दूंगा। ठीक है ओके सर। ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन था ये वाला, स्टोन इज फॉलन अलाउड टू फॉल टू फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई, and at the same time another stone is projected vertically upwards from ground with velocity 25 मीटर पर सेकेंड। देखो, अब जब भी ऐसा का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या पता है कि एक स्टोन है, उसको हमें 100 मीटर हाई से छोड़ा है। ठीक है, तो यहां से हमने छोड़ा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। एक्सेलरेशन हम सबको पता ही है, -g। यहां से फिर एक पत्थर था जो ऊपर की तरफ फेंका गया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी +u होगी और एक्सेलरेशन -g होगा। सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। यस अच्छा, सर। अब अगर ये कहीं बीच में कहीं टकरा जाते हैं, कहीं पे भी टकराते हैं, मान लो ये डिस्टेंस s1 होगा, ये डिस्टेंस s2 होगा, तो ये जो s1 डिस्टेंस होगा ऊपर वाले पत्थर के लिए, मान लो 1 पत्थर इसे मैंने बोल दिया, तो s1 जो होगा वो होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 प्लस हाफ इंटू -g, और जितने टाइम में वो टकराएगा, तो हेंस s1 जो हो जाएगा वो -हाफ g t² होगा, जिसमें माइनस बताता है कि नीचे जा रहा है। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। तो नेगेटिव बस इसीलिए बता रहा है, और कुछ नेगेटिव का सिग्निफिकेंस नहीं। ठीक है, अगर मैं S2 की बात करता हूं वहीं पे, तो S2 क्या होगा, हम ऊपर की तरफ बॉल फेंक रहे हैं। जब मैंने ऊपर की तरफ फेंका तो S2 तो पॉजिटिव वैसे भी होगा। इनिशियल वेलोसिटी u है तो u t प्लस हाफ इंटू -g इंटू में t²। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है कैसे लिखती है वाली क्वेश्चन? यस सर। तो यस सर। S2 जो होगा वो हो जाएगा ut, सॉरी S2 जो हो जाएगा वो होगा, यार सॉरी जस्ट सेकंड। सर मेरा 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी आप डाउट्स ले रहे हैं? हाँ बेटा, डाउट ले लो। ओके सर। S2 जो होगा वो हो जाएगा ut -हाफ gt²। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखो तो देखो, ये -हाफ gt² है, ये भी -हाफ gt² है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इक्वेशंस को, या तो इसको ऐसा समझ लो, या फिर अगर आप दूसरे तरीके से समझो तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि S1 जो है वो, सर S2 - S1 कर लेते हैं ना, प्लस हो हाँ जाएगा दोनों। नहीं, एक्चुअली क्या है कि अभी S1 अगर मैं माइनस करता हूं तो ये वाला साइन तो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा। एक बार मेरी सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। S1 जो है वो एक्चुअली क्या बता रहा है कि हाफ gt² जो है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है जो नीचे जाने का। क्या सबको ये चीज समझ में आती है?
यस सर। ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो S1 क्या आपको हम क्या हाफ GT स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की मैं इसमें बात नहीं कर रहा, नेगेटिव बताता है कि बस नीचे जा रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। आप अगर इन दोनों इक्वेशंस S1 और S2 को देखो, क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ? इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो क्या हो जाता है? S2 प्लस S1 इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखें, ऐड किया है तो UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, और ये वाला जो प्लस आ गया तो इसमें आ जाएगा प्लस हाफ GT स्क्वायर। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर, S1 प्लस S2 तो 100 मीटर ही है, तो सर वहां से वो ये वाली डायरेक्ट कट जाता है। अब एक्चुअल में होता क्या है, ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है वो रिलेटिव का है। रिलेटिव में थोड़ा और एक आध फॉर्मूला एक्स्ट्रा रखते हैं तो उसमें ज्यादा समझाना आसान होता है, लेकिन आसान तरीके तो टाइम थोड़ी सेम होगा। नहीं बेटा, जब दोनों को एक टाइम पे फेंका गया तो दोनों का टाइम सेम ही तो होगा। ओके सर। ठीक है, तो अब क्या हुआ हमारे पास? S1 प्लस S2 UT के बराबर आ गया। अब S1 S2 कितना दे रखा? 100 मीटर। ठीक है, UT इनिशियल वेलोसिटी हमें U कुछ दे रखी है, हमें U यस सर 25 मीटर पर सेकंड, तो 25 यहाँ आ गई। तो कितने टाइम बाद टकरा जाएंगे? डायरेक्टली 100/25 विच इज 4 सेकंड। आप इस चीज को आप ना डायरेक्टली याद रख सकते हो। कैसे? कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों को एक साथ फेंका गया है, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? अब रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, क्योंकि दोनों को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर है ना, तो ऐसे सवाल हम कैसे कह सकते हैं? मान लो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, अभी क्या हुआ, ये 0 पे था, ये 25 थी। मान लो ये 50 होती और ये 0 होती और ये 100 होता, तो डायरेक्ट आप लोगों को पता है कि अच्छा 50 और 0 एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, तो जो टाइम निकलेगा, टाइम डायरेक्टली तुम निकाल सकते हो v, अगर इसको मैं 2 ले लूं, इसको 1 ले लूं, तो आप लिखोगे v2 माइनस v1 अपॉन में डिस्टेंस सॉरी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में v2 माइनस v1। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 100। तो हेंस क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। तो इसका मतलब 2 सेकंड्स में वो टकरा जाएंगे। क्या सबको ये चीज समझ में आई है डायरेक्ट? तो सर यहाँ पे भी तो ऐसे हो सकता है, तो 100/25 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4। 25 सॉरी सर यहाँ पे भी तो हो सकता था 100/25 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4। 100 डिवाइडेड बाय 25 क्यों? अभी तो 50। हाँ, इसमें तो हो सकता है, इसमें तो हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, वो तो तभी तो मैं बताया है। पिछला वाला तो मैंने डिराइव करा ही दिया, ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, वो तो मैंने बता ही दिया ऊपर। ठीक है ना, वो तो ये हमने कर दिया ना, वो तो यहाँ पे हमने ये कर ही दिया, t = 4। ये दूसरा था। अब इसी चीज को और थोड़ा ढंग से समझो। अगर मैं इसी सवाल को, मतलब ये इसी सवाल के अलग अलग टाइप हैं, मतलब हमें सिर्फ एक सवाल समझना है और उसके अलग अलग टाइप समझने हैं, ताकि हमारे क्वेश्चन को कर पाए। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको भी से 25 मीटर पर सेकंड से फेंक देता और नीचे वाले को भी 25 मीटर पर सेकंड से फेंक देता, और दोनों के बीच में दूरी अभी भी 100 है, सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। फॉर्मूला अभी भी सेम लगाओ, ये वाला। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, सॉरी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में v2 माइनस v1, जिसमें मैं इसको 2 ले रहा हूँ। तो v2 कहाँ है? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, तो 25 माइनस v1 कहाँ है? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ माइनस, मतलब माइनस 25। ध्यान से देखोगे तो ये 50 आ जाएगा, दोबारा से 2 सेकंड आएगा। यस सर। क्या सभी को समझ में आई वाली चीज? सर इसका मतलब हम दोनों वेलोसिटीज को ऐड करके फिर उसको मतलब उसको हाँ, एक वेलोसिटी हाँ। क्यों? क्योंकि एक्चुअली दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, ये इसलिए कर पा रहे हैं। दोनों की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये चीज इसलिए कर पा रहे हैं। अगर दोनों की एक्सेलरेशन अलग होती तो नहीं कर सकते थे ये चीज। ठीक है, ओके सर। अच्छा, सेम चीज में अगर इसी को थोड़ा सा और अच्छा कर दूं, मतलब अच्छा क्या, अच्छा ऑलरेडी हो चुका है, बस इसी को एक और टाइप बना दूं तो क्या होगा? तो एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका से 30 मीटर पर सेकंड से, दूसरी बॉल को मैंने ऊपर फेंका से 15 मीटर पर सेकंड से, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 90 है। 90 से काम बन जाएगा सर 2 सेकंड। 90 नहीं, इसको हम करते हैं 45 कर लेते हैं, या 1 सेकंड। अब ध्यान से देखें, मैंने 45 ले लिया, ऊपर इस बॉल को ऊपर फेंका, इस बॉल को भी ऊपर फेंका,
वापस से वही सेम, डिस्टेंस इज इक्वल टू v2 माइनस v1। डिस्टेंस कितना है 45, 45 वेलोसिटी पहले वाली की ये 2 है ये 1 है, तो 2 की वेलोसिटी है 30, तो इट वुड बी प्लस 30 माइनस 15। इज दैट ओके? यस सर, सर क्योंकि तो दोनों ऊपर जा 45 रहे बाय हैं। 50, हाँ दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो हेंस जो टोटल टाइम हो गया वो 3 सेकंड्स आ गया। क्या सभी को समझ में आई है? Yes, sir. Yes, sir. सर सभी को क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। तो ये मतलब कि 3 सेकंड्स में मिलेगा। तो ये तरीका है इन चीजों को निकालने का, आसान भाषा में समझाऊं, ठीक है? ये इस टाइप के मैक्सिमम ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मतलब यही टाइप का ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, टाइप 3 और टाइप 4 है। अब जिसको जॉट डाउन करना है वो जॉट डाउन कर ले आराम से, लिख लें सभी इसको। सर एक बार साइड करके क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन A stone is allowed to fall from top of a tower of 100-meter height, and at the same time another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity 25 meters. कुछ बोला बेटा किसी ने? सर इस क्वेश्चन में डिस्टेंस भी पूछिए, कब मिलेंगे? Calculate when and where the stone will meet. Okay. तो देखो ऊपर से GT स्क्वायर से निकल जाएगा। हाँ मतलब देखो यहाँ पे आपको पता है S1 क्या था, हाफ GT स्क्वायर था, ठीक है? तो हाफ इंटू 10 ले लो इसको, और जी तो 10 हो गया, टी कितना आया आपका 4 आया था, तो 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80। तो ऊपर हाइट से तो 80 मीटर हो गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 80 मीटर, और ग्राउंड से कितना रह जाएगा फिर वो 20 मीटर। अब क्या लिखोगे, 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड और 4 सेकेंड, खत्म। तो समझ नहीं आया कैसे आपने किया। कौन सा वाला? सर डिस्टेंस कैसे निकाला? बेटा ऊपर से जब स्टोन ऊपर से नीचे छोड़ा था तो फॉर्मूला क्या था, S1 इज इक्वल टू माइनस हाफ GT स्क्वायर। यस सर। तो हाफ GT स्क्वायर, क्या जी मुझे बता देगा यहाँ से कैलकुलेट हो गया 80 मीटर। यस सर। तो 80 मतलब वो नीचे आया है, इसलिए माइनस है, माइनस बस बताता है कि नीचे आया है। तो एक्चुअल में ये कितना आ गया टोटल 80 मीटर। ये चीज समझ में आती है? यस सर। तो टोटल हाइट की टावर कितनी की हाइट की, टावर ऑफ हाइट है कितनी 100। वो सर वाला हमने कर लिया ना फॉर्मूला में, S1 के फॉर्मूला में पुट अप करके हमने 80 मीटर निकाल लिया। हाँ 16 into 5, और हाँ। सर S2 में हमने निकाल लेंगे सर। X2 में निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, ये 100 में से अगर 80 माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा 20 आ जाएगा सर। ठीक है, पता। तो मतलब 80 मीटर विथ रिस्पेक्ट टू अबव पॉइंट। हाँ फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, और 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब जो दे रखा हो क्वेश्चन में वो देख लेना, हो सकता है टॉप ऑफ द टावर दे रखा हो सकता है। सर दोबारा दिखा दीजिए। हाँ तो 80,4 उसने फिर टॉप से दे रखा। क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ बेटा दिखा सर एक बार दो। लास्ट केस दोबारा दिखा दीजिए। अर्नव, ये आपने वेक्टर वाला सवाल क्यों पूछा हुआ है? सर ये क्वेश्चन जीएसटीसी एग्जाम में आया था सर। नहीं तो वो काइनेटिक एनर्जी है ना, जब वर्क डन वाला चैप्टर कर रहे होंगे तब करेंगे इसको। ओके सर। सर मैंने भी सर आपको अपने डाउट्स कर दिए हैं। ठीक है बेटा, मैं देख लेता हूँ। आए हैं बेटा मेरे पास। The weight of the man on the accident. ये एक ही क्वेश्चन है बेटा, दो अलग अलग है ना ये तो? यस सर, दोनों अलग हैं। ठीक है।
सभी ने लिख लिया है ये या नहीं? यस सर, डन। यस कोई और रह रहा हो तो देख लो। यस सर। सर। हाँ बेटा बोले। सर दो सर जो मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किया था सर, उसमें मुझे वो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन नहीं आया सर, जैसे आई कैप स्क्वायर और आई कैप। हाँ बेटा वो प्रॉपर मेथड होता है, मैं समझ गया, वो बेटा प्रॉपर मेथड होते हैं, पता है ओके सर। उसका, वो मतलब अलग तरीका ही होता है, मतलब इट्स नॉट, मतलब ठीक है मैं बता दूंगा, वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके उसका थोड़ा अलग मेथड होता है बस ये। मतलब अभी इस वाले में ना सब बच्चे फिर पजल हो जाएंगे, एक्चुअली वो दिक्कत भी है, सारी बात वो रहती है। ये क्या हुआ? ये हो गया। मैं आगे कराऊं फिर अभी? यस सर। ओके, ध्यान से देखें। अगेन ये सवाल बार बार मेरे पास आ रहा है, टाइम पीरियड जो होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, ये मैं क्लास में भी 2-3 बार बता चुका हूँ। बाकी इस वाले नीचे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो पहले मैं नीचे वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। अर्थ सैटेलाइट इज ऑफ मास m revolves on a circular orbit of height h from the surface of the earth। मतलब ये अगर हमारी अर्थ है तो एक ऑर्बिट, एक सैटेलाइट घूम रहा है ऑर्बिट में, जिसके अर्थ के सरफेस से जो हाइट है वो h है और रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो r है। सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। नाउ इफ r is the radius and Yes, g is sir. the acceleration velocity Yes, sir. निकालनी है। अब ध्यान से सुनिएगा सभी। अब हम लोगों को क्या पता है कि भाई अगर कोई सर्कुलर कर रहा है तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि फॉर्मूला लगेगा mv²/r, जिसमें r जो होगा वो सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस होगा। इस वाले केस में जो r होगा वो r+h हो जाएगा। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। अच्छा, Yes, इसके sir. बाद क्या है भाई, इसको ये रिवॉल्व करा कौन रहा है? इसको ग्रेविटी रिवॉल्व करा रही है, यस सर, ग्रेविटी। ग्रेविटी करा रही है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Gm1m2/r²। तो G मास ऑफ अर्थ, राइट, इनटू मास ऑफ द सैटेलाइट इनटू में r+h का होल स्क्वायर। सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब ये दोनों फोर्सेस एक्चुअली बराबर हैं, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, तो मास से मास कट जाएगा, r+h से एक r+h कट जाएगा, तो जो v² आएगा दैट कम्स आउट टू बी G कैपिटल M E मास ऑफ अर्थ इनटू में r+h। सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस। अब एक आंसर तो आपका हो गया ये, तो GME अपॉन में r+h। लेकिन कभी कभार ऑप्शन में दूसरी चीज दे रखी होती है, तो दूसरी चीज के लिए कैसे करें? तो हमें पता है क्या कि Gm अपॉन r² जो होता है वो स्मॉल g होता है। सभी को याद है वाली चीज? यस सर। तो हैंस अब हमने क्या किया इसी वाले क्वेश्चन में, अगर मैं ऊपर करके दिखाऊं आपको, तो v² इज इक्वल टू G अपॉन, ये मैंने थोड़ा अलग कर लिया, r+h को अलग कर लिया, और मैंने क्या किया, r² से मल्टीप्लाई कर दिया और r² से डिवाइड कर दिया। इसमें किसी को डाउट होगा कोई? नो सर। तो Gm अपॉन r² अगर आप देखोगे तो स्मॉल g हो जाता है, ये r² हो जाता है, डिवाइडेड बाय r+h हो जाता है। तो जो v होगा वो आ जाएगा Gr² अपॉन में r+h। ये आपका आंसर क्वेश्चन में दे रखा होगा। सर हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह भी तो यूज कर सकते हैं ना? डायरेक्ट कैसे मतलब? वो सर जो हम लोग का रिजल्ट आया सर, इसको मतलब अगर कैलकुलेट करना होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसी को लेंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक बार ऊपर कर दीजिए। हो गया सर। ओके, हाँ बेटा। सर ये रूट में जो GR² है सर, R बाहर नहीं आएगा? तो बेटा अंदर ही रहने दो, क्या दिक्कत है? ऑप्शन में एक्चुअली अंदर ही है, अगर बाहर लोगे तो बाहर ले लेना, कोई दिक्कत थोड़ी होती है। वो तो ऑप्शन के ऊपर है ना, ऑप्शन में क्या दे रखा है। ओके सर। ठीक है, ओके। प्रणव बेटा ये भी मैंने क्लास में करा दिया, अभी आपने जो डाउट भेजा है ये तो अच्छी तरह भी कराया था, मुझे याद है। अच्छा ध्यान से देखें ये वाला क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट।
इसके अंदर हम डायरेक्ट जो है यही वाला फॉर्मूला, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन दोबारा ले लिया है कि ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा। अब मुझे क्या पता है, अगर कोई चीज सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही होती है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड वो होता है सरकमफेरेंस, मतलब 2 पाई r प्लस एच डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। सभी को याद है वाली चीज? यस। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई r प्लस एच। अब देखो वेलोसिटी की अभी वाले वैल्यू निकाली थी ये, तो रूट में जी एम अपॉन में r प्लस एच, ये मैंने कर दिया। तो हेंस टाइम पीरियड क्या हो गया, ध्यान से देखें, तो 2 पाई r प्लस एच की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय g इंटू मास ऑफ अर्थ। सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। अच्छा, आप सभी को याद होगा मैंने जब हम डेप्थ वाला केस कर रहे थे g का, तो हमने क्या किया था, मास को मैंने लिया था डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यही चीज इसमें करेंगे तो टाइम पीरियड हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा पूरा 3/2 कैसे? बेटा ये r प्लस एच 1/2 है ना, ये 1/2 ऊपर आएगा तो r प्लस यहाँ पे 1 है, वो 1/2 है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 3/2 हो जाएगा। आया समझ में? नहीं? 2 पाई r प्लस एच की पावर 1 डिवाइडेड बाय रूट में जी एम ई, इसके बाद मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा तो r प्लस एच की पावर 1/2, सेम बेस पावर ऐड होगी तो 1 प्लस 1/2 3/2। अच्छा, इसके बाद तो 2 पाई 1 r प्लस एच की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, तो रूट जी तो कांस्टेंट है, इसको भी अलग कर लेते हैं, रूट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर आप ध्यान से देखो तो बाकी सब कांस्टेंट ही है एक तरीके का। जो रूट डी से जो रिलेशन आएगा वो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√3, व्हिच इज आवर आंसर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। लिख लें जल्दी से। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन तो था बेटा कि टाइम पीरियड, ये रहा, the time period of an artificial satellite of Earth depends upon the density on the Earth has density on of the Earth. क्लियर है? आगे बढ़े बेटा। यस सर, डन। ध्यान से देखें अब अगला सवाल। वो कहता है बॉल इज, ये भी करा रखा है क्लास में, बॉल इज रिलीज फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0, हिट द ग्राउंड, रीबाउंड्स इलास्टिकली इनइलास्टिकली। मतलब क्या है कि जितनी वेलोसिटी से गिरी है उतनी वेलोसिटी से ऊपर आ रही है, विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। ओके, नहीं इनइलास्टिकली है ना, तो वेलोसिटी चेंज हुई है, मतलब वेलोसिटी चेंज होके जो भी आई है वो वेलोसिटी चेंज होके आई है। इनइलास्टिक मतलब होता है वेलोसिटी चेंज हुई है, मतलब मान लो अगर 15 से गिरेगी तो 5 से आई है, ऐसे है, ठीक है? तो इनइलास्टिकली मतलब। अच्छा, वो क्या कहते हैं, इलास्टिकली विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है। सबको ये चीज समझ में आ गई है? यस। अच्छा, रीचिंग द टॉप, अब वो क्या कह रहा है, 0 से शुरू किया था, यहाँ पे पता नहीं कितना टाइम लगा, लेकिन टकराने के बाद 5 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी हो गई, और जब वो यहाँ पहुंचा तो टोटल टाइम लग गया पूरे करने में 1.5 सेकंड। सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। तो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन? अब ध्यान से सुनना, वो कह रहा है यहाँ पे पहुंचने के बाद और यहाँ से शुरू किया था, दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर। अब आंसर देखिए। बाउंड हुआ तब उसकी 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी। नहीं बेटा, टकराने के बाद, ऊपर जब जाने लगा। ओके। अच्छा, ध्यान से देखें, अब यहाँ से जब वो ऊपर जाने लगा और मैक्सिमम जगह पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यस सर। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है +5, फाइनल दे रखी है 0, एक्सेलरेशन आपको -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तो यहाँ से अगर आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी निकालोगे तो दैट टाइम विच इज v माइनस यू अपॉन एक्सेलरेशन विच इज 0 माइनस 5 डिवाइडेड बाय -10, तो आपका जो टाइम आएगा वो 0.5 सेकेंड आ जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर पहुंचने में, यहां से टकराने के बाद ऊपर पहुंचने में उसे 0.5 सेकेंड लगे। अब 0.5 सेकेंड यहाँ लगे तो इसका मतलब यहां से यहाँ आने में उसे 1 सेकेंड लगा होगा तभी। यस सर। अच्छा, अब 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है मैंने आपको याद करा रखा है, विच इज 5 मीटर। याद है सभी को? यस सर। यस सर। और इसमें Yes, उसने sir. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये आप लोग निकाल सकते हो। तो या तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करके निकाल लो, तो उसमें हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी 5 का स्क्वायर इज 25 आउट इटसेल्फ। उसके बाद इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू एक्सेलरेशन विच इज 10 इनटू s। आप देखोगे तो ये 20 आ जाएगा। तो मतलब क्या है, अच्छा -20, -25 माइनस 20 इज इक्वल टू s, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 5 जा 5 4 जा, तो ये आ जाएगा 1.25। तो आपका ये वाला पार्ट जो है वो कितना आ जाएगा, 3.75। 5 में से माइनस किया और मैंने भी 1.25। वही निकाला था लेकिन उसमें 6.25 दिया हुआ था। हाँ बेटा वो गलत है, वो तो एक्चुअली डिस्टेंस ट्रेवल दे दिया उसने कि बॉल ने पूरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, वो गलती से कर दिया उन्होंने। इसीलिए से मैंने पूछ लिया आपसे, नहीं तो कोई मेरा बात कंसेप्ट सही था। ठीक है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है f इज इक्वल टू, सभी ने लिख लिया ना बेटा वाला सवाल, मतलब ठीक है ना, ये सब समझ में आ गया? यस सर। ओके, इसके बाद क्या है कि द फोर्स F acting on a particle of mass m is indicated by ft diagram, the change in momentum over the time interval up to 0। सभी को याद है कि जो ft डायग्राम में ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव होगा। Yes, sir. यस। यस हाफ सर। इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलरली इसमें हो जाएगा 3 इंटू 2, ये माइनस का होगा ये प्लस का होगा, तो ये प्लस का 6 होगा, ये माइनस का 6 होगा, ये तो कट ही जाएगा, तो आंसर बस ये वाला है। तो 3 ये और 4 ये, तो 3 4 जा 12 आंसर किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सर मतलब ये वाला जो पहले ट्रायंगल बना उसका 1/2 इंटू 6 इंटू 2 निकाल लिया, 1/2 इंटू 2 इंटू 6। और सर नीचे- नीचे वाले का 2 इंटू -3 -6, हाँ हाँ, तो वैसे ऊपर वाले का। ओके सर। एरिया अंडर द ग्राफ निकालना था। सर उसका भी शायद गलत आंसर दिया हुआ था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। ओके, मे बी कॉन्सेप्ट रेडी रखो, बस बाकी तो ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, अ मंकी ऑफ मास 20 किलोग्राम इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप, द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ 25 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। देखो मंकी जो है उसका जो मास है वो कितना है, 20 किलोग्राम। वो कह रहे हैं जो रोप है वो ब्रेक नहीं होगी, कब तक, जब तक वेट उसका मास की कोई 25 किलोग्राम का मास ना चढ़ा दे। 25 किलोग्राम का मास ना चढ़ा दे, इसका मतलब क्या, 25 इंटू 10 250 न्यूटन पे वो ब्रेक होगा। सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. सर मैक्सिमम टेंशन ये होगा ना फिर। तो बट इट विल ब्रेक व्हेन द मास एक्सीड्स 25 किलोग्राम, ये केजी है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन व्हेन द मंकी कैन क्लाइंब अप द रोप। अब ध्यान से सुनना, आप सभी को याद है अगर कोई चीज ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है तो उसका वेट बढ़ जाता है। Yes, sir. तो वेट M इज into G इक्वल plus टू, A. या वेट इज इक्वल टू m into g plus a। अच्छा, कितने वेट पे टूट जाएगी, तो 25 250 न्यूटन पे। मंकी का कितना वेट है, 20 सॉरी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए, सॉल्व कर लो। 0 से 0 आएगा, ये आएगा 12.5 इज इक्वल टू 10 पर से, तो ये कितना हो गया, 2.5 मीटर पर सेकंड। Yes, sir. सर इसमें मंकी का मास क्यों लिया, उसका मास क्यों नहीं लिया जो इसका? ब्लॉक था? बेटा उसका 25 मास। लगाओगे तो 25 तो लगाते ही टूट जाएगा ना। हमें बताना क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद व्हिच द मंकी कैन क्लाइंब। मंकी को क्लाइंब करना है ना, मास तो 25 लगाते तो रोप टूट ही जाएगी। सर वो कह रहे अलोंग विद द रोप। हाँ, अलोंग विद द रोप बेटा, मतलब व्हेन द फाइंड द, क्या लिखा, अलोंग विद द रोप, तो बेटा वो पकड़ के ऊपर ही तो चढ़ेगा, अलोंग विद द रोप यही तो होगा। अब रोप इधर है, वो ऐसे थोड़ी इधर भाग जाएगा पकड़ के। ओके सर। लिख लिया सभी ने?
Is it clear to everyone? Yes. Yes, sir. Okay. Right. ये हो गया. अच्छा, बच्चे का डाउट था. Which of the following is true? Acceleration due to gravity acting on a free body is directly proportional to the mass of the body. एक्सेलरेशन जो होती है ड्यू टू ग्रेविटी, सभी को याद है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. यस सर. इसमें ऑब्जेक्ट का मास कहीं नहीं आता, तो ये फॉल्स है. सर इसमें प्लैनेट का आता है ना? हाँ, प्लेनेट का आता है ना. मास ऑफ अर्थ लिखा है मैंने, मास ऑफ अर्थ लिखा है. ठीक है. अच्छा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम ऑन मून एंड अर्थ. बिल्कुल ट्रू बात है ये तो. यस सर, मास तो हर जगह सेम ही होता है. सेम ही होता है. जी वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट. ये भी बिल्कुल ट्रू बात है, क्योंकि जी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है. इसका नाम ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये. इसके बाद वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज विल बी 0. तो बिल्कुल बात सही है. क्लियर है बेटा? पूछा था. यस सर, मैंने पूछा था सर. मुझे इसमें ये डाउट था कि ए क्यों नहीं करेक्ट होगा. सर ठीक है सर, पता चल गया. ओके सर. ओके, अगला क्या है? स्टोन, अ बिग स्टोन एंड अ स्मॉल स्टोन आर सर ये नहीं कैसा डाउट. सर मैंने एक और आपको स्क्रीनशॉट भेजा सर, उसमें अच्छा, डाउट वो है. दूसरा है. एक सेकंड रुको. अच्छा, वो साइड में थी, मैंने इधर कर दिया. एक सेकंड. आ गया. दोनों सेम ही कर दिए क्या मैंने? एक सेकंड. यस सर, आपने 2 बार कॉपी पेस्ट करा है. कॉपी पेस्ट नहीं. इसमें 5th क्वेश्चन ये ना. The weight of a man on earth is 150 Newton. On certain planet it is 250 Newton. Okay. Find the mass of the man on earth. सबसे पहले F is equal to m into g होता है. 150 है, मास निकालना है. g 10 लेते हैं, तो m कितना हो गया? 15 किलोग्राम. इसके बाद find the acceleration due to gravity on the planet. तो मुझे पता है मास 15 किलोग्राम है, तो F इज इक्वल टू m इंटू जी होता है. फोर्स कितना दे रखा है? 25. मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 15 इंटू जी. ये जी है उस प्लेनेट का, जीपी लिख सकते हैं इसको. तो 25 बाय 15, 5 5 जा, 5 3 जा, 5 3 जा, इट इज 1.66 का था. तो सर इसमें प्लैनेट तो नहीं बताना कौन सा प्लैनेट है. नहीं, ये कहाँ पूछा उसने? ओके सर. लेकिन तो ये मून है ना, ये 1.6. हाँ बेटा, एक तरीके से. हाँ. क्या सभी को यहाँ तक समझ में आया? किसी और का कोई और डाउट हो भाई? आज हम डाउट ले सकते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस मतलब फेस आपका ये वाला खत्म हो जाएगा, दूसरा फेस चालू करेंगे फिर हम. सर चैट बॉक्स में आया है. चैट बॉक्स में आया हुआ है. ओके, आई जस्ट सी दैट. ओके, चैट बॉक्स हो गई. ओके. अरे बहुत सारे आ गए यहाँ तो. प्रणव ने, आनंद ने, मदन ने. ओके. अब बॉडी. ओके, मैं कॉपी कर लेता हूँ. क्या है? बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द पर कॉपी करके भी लिखना पड़ेगा आप लोग. एक सेकंड. एक सेकंड में सारे क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ. सर तो काइनेटिक एनर्जी से क्या बोला बेटा? सर जो क्वेश्चन मदन ने डाले हैं हाँ, उसमें उसमें क्या है? सर काइनेटिक एनर्जी. कोई बात नहीं, देख लेते हैं. थोड़ा रिलेटेड होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं होगा ज्यादा. अब एक तो वेक्टर ही था ना. वेक्टर तो बिल्कुल अनरिलेटेड है. बाकी थोड़ा बहुत तो होगा तो वो निकाल सकते हैं.
और क्या है, मदन ने और डाल दिए, ये भी देख रहे हैं। ओके, तो प्रणव ने फिर वापस से वही सवाल पूछ लिया, चलो मैं बता दूं। चलो पहले से शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, If a body is projected with a speed less than the escape velocity, it will, देखो escape velocity बेटा होती है प्लैनेट की, जिसपे अगर हम उस वेलोसिटी से फेंकते हैं तो वो बाहर चला जाता है अर्थ की ग्रेविटी से। अब अगर उस वेलोसिटी से नहीं फेंकोगे तो क्या होगा भाई, वो इसके आसपास सर्कल करने लग जाएगा। ठीक है, तो इट मे ऑर्बिट इन अ सर्टेन और एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, ये सर्टेन नहीं है, ना सर्कुलर है आएगा, ये ना सर्कुलर और एलिप्टिकल ऑर्बिट। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है। ओके, सबको समझ में आ गया ये वाला? यस सर। ये मैंने बताया भी था शायद, ऐसी तरीके से एग्जांपल देके बताया था, उस एस्केप वेलोसिटी नहीं डाला था उसमें। ओके, इन अ रेस कार ऑन अ स्ट्रेट रोड A takes a time less than car B at finish. In a car race on straight road, car A takes less time than car B at a finish and passes finishing point with a speed V more than car B. Car A takes less time, B takes more time. Velocity of A more होनी चाहिए, velocity of A B less होनी चाहिए, तो speed of V more than car B. ओके, इसका मतलब कार B की अगर वेलोसिटी B है तो A की वेलोसिटी B प्लस V होगी। Both the car starts from rest and travels with constant acceleration of, बेटा एक क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, A1 सर A1 A2 नहीं, A1 कॉमा A2 है या फिर कैसे है? A1 A2 A1 कॉमा A2। ओके, दोनों की कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ओके, तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। अच्छा, डिस्टेंस जो ट्रैवल करेंगे, ओके, इसमें कॉमन क्या रहेगा, डिस्टेंस दोनों का कॉमन रहना चाहिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर मैं कार A की बात करता हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है कार A की, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कार A का A1 है, और टाइम जो लगेगा, टाइम निकालने के लिए अभी टाइम को अगर हम T1 ही कर दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अगर मैं S2 की बात करता हूँ, SB की, तो उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसकी एक्सेलरेशन A2 है, और जो टाइम लगा है पार करने के लिए वो T2 लगा है। तो एक चीज तो ये आ गई हमारे पास। देन V इज इक्वल टू, V कितना होगा वो ये कहना चाह रहा है। अच्छा, अब मुझे पता है S1 और S2 दोनों बराबर हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ A1 T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ A2 T2 का स्क्वायर। पहली चीज तो ये चीज आ गई हमारे पास। तो हाफ से हाफ कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, हाँ बड़ी बड़ी लिखते हैं, हमारे पास बचा कि A1 T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू A2 T2 का स्क्वायर। ओके, और क्या रह रहा है इसमें? अच्छा, अगर मैं कहता हूँ V1, तो V1 होता है U प्लस AT1, और V2 होता है U प्लस AT2। ओके, तो U तो दोनों में 0 है, ये A1 V1 हो जाएगा। अब V1 जो है ये A और B के लिए ना, तो वेलोसिटी ऑफ A, वेलोसिटी ऑफ B, वेलोसिटी ऑफ B जो है, वेलोसिटी ऑफ B को तो हमने B मान लिया, तो B जो होगा वो इक्वल हो जाएगा A2 और T2 के, और वहीं जो हमारा A है वो इक्वल हो जाएगा V प्लस B के, और वो बराबर हो जाएगा हमारा A1 T1 के। तो इसका मतलब दिया हुआ है कि A1 is equals to A2।
नहीं बेटा, कहाँ लिखा है मैंने कहाँ किया a1 इज इक्वल टू a2? अगर a1 इज इक्वल टू a2 किया होता तो मैं काट दिया होता ना। a1 इज इक्वल टू a2 तो मैंने नहीं किया अभी तक, ठीक है। ओके, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ये सब रूट में आ रहा है तो हम रूट में ही निकाल लेते हैं। अगर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर। सभी को ये चीज समझ में आई? मैंने यहाँ पे इसको रीअरेंज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो डिवाइड करके आ जाएगा इस चीज को, तो b अपॉन v प्लस b इज इक्वल टू a2 t2 अपॉन में a1 t1। तो यहाँ से अगर मैं a2 अपॉन नहीं, मुझे अब एक्चुअली करना क्या है, सबको a में और t में ही रखना है। अच्छा, टाइम को भी कुछ, ये t इसने कौन सा टाइम दिया? मैंने भी क्वेश्चन पहली बार ही देखा है इससे पूरा। सर एक सेकंड बेटा, अभी थोड़ा एक सॉल्व करना, उसके बाद बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से a2 और a1 की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा t1 अपॉन t2 इंटू में b अपॉन में b प्लस b, विच इज a2 अपॉन a1। तो a2 अपॉन a1 को मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो t2 अपॉन t1 का होल स्क्वायर, t1 अपॉन t2 में डालना है ताकि a1 अपॉन a2 में रिलेशन निकाल सकूं। ओके, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ओके, इसको अगर मैं उल्टा ले लूँ तो t2 अपॉन t1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 अपॉन a2, और यहाँ पे t2 अपॉन t1 कितना आया है, इसको उठा, t2 अपॉन t1 इज a1b अपॉन में a2 b प्लस b, t2 अपॉन t1। तो t2 अपॉन t1 की जगह मैंने ये डाल दिया, तो ये हो जाएगा a1b अपॉन a2 b प्लस b, राइट, इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 रूट। तो ये वाला रूट इससे कट जाएगा, तो उसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं b इज इक्वल टू v1 प्लस b इज इक्वल टू रूट में a2 बाय a1। पहली चीज ये हो गई। अब मुझे निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालनी है ये वाली। ओके, तो b से कुछ रिलेशन निकल रहा है, b से b या b इज इक्वल टू a2 इंटू t2 और कुछ। ओके, b इज इक्वल टू a2, तो b जो हो जाएगा बस यहाँ पर ऐसे लिखना, तो a1 t1 माइनस a2 t2 लिख सकता हूँ मैं b को। ओके, लेकिन ये इससे तो फिजिबल नहीं लग रहा। और कुछ, इसको लिख सकता हूँ b अपॉन b में b इज इक्वल टू रूट में a1 अपॉन a2, b अपॉन b प्लस 1 इज इक्वल टू रूट में a1 अपॉन a2। b इज इक्वल टू रूट में a1 माइनस रूट में a2 डिवाइडेड बाय रूट में a2 इंटू में b। बेटा, ये ऑप्शंस के फोटो खींच के मुझे क्लिक करोगे, इसमें इस ऑप्शन में मुझे कुछ समझ में आने का। सभी हैं यहाँ पे या नहीं? यस सर। सर है। हाँ, क्वेश्चन किसने भेजा था ये मुझे अभी? सर आनंद का था एक क्वेश्चन। आनंद, ये कहाँ से लिया बेटा? फोटो खींच के भेजो या तो मुझे एक बार फोन पे, मतलब ये ऑप्शंस थोड़े समझ नहीं आ रहे जो ऑप्शंस आपने दिए हुए हैं इसमें, ये वाले। बाकी अगर नहीं हुआ तो मैं अगली क्लास में ये वाला एक बार लेके दोबारा करा दूंगा। बाकी v इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से आ रहा है, जिसमें बीटा की वैल्यू हम a2 इंटू t2 डाल सकते हैं, a2 इंटू t2। यहाँ पे रूट a1 माइनस रूट a2 अपॉन में रूट a2 इंटू में a2 इंटू t2। वापस से कोई टाइम रिलेशन आ जाएगा तो सर्कुलर में घूम रहा है, लूप में घूम रहा है, पर देखना पड़ेगा। सर इस क्वेश्चन में हमने जो t है सर उसके साथ रिलेशन नहीं एस्टैब्लिश किया। एक बार t दिया क्या है, मुझे t दिखाई नहीं एक्चुअली।
सर वो शायद T2 माइनस T1 को T ले रखा है सर, जितना उनका डिफरेंस है टाइम का। Have they mentioned it also? सर कार A takes a time less than कार B। तो सर they are वहाँ पे not शायद mentioned ना ना नहीं बेटा मेंशन तो नहीं किया ना उसने मेंशन नहीं किया एक्चुअली। ऑप्शन उसने भेजे तो हैं लेकिन एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा दोबारा से। व्हाट इज टी इन दिस? आनंद उसने टी उन्होंने टी क्या मेंशन किया हुआ है इसके अंदर? आपने मैसेज तो मुझे कर दिया। व्हाट इज टी इन दिस क्वेश्चन? मेंशन नहीं किया है सर, इसमें केवल लेस बता रखा है कि ए से है। नहीं बेटा टी होना चाहिए। टेक्स अ टाइम अगर ऐसा हुआ T2 माइनस T1 है मे भी तो हो जाए। अगर T2 किसने ले रखा है टाइम? ज्यादा टाइम लिया है हमारा B ने, तो हम T2 माइनस T1 को अगर हम T मान ले, जैसा मतलब उसने भी ठीक कहा है वैसे कि और कोई रिलेशन बन नहीं रहा। T2 माइनस T1 तो वो टाइम निकलेगा कहाँ से, वो देखना पड़ेगा। एक बार मैं देख के बताता हूँ, ये वाला तो नहीं आ रहा मुझे भी। कोई नहीं, मैं देख के बता दूंगा ये वाला तो, ठीक है। ओके सर, आप इसके लिए जाने देते हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ इसको। व्हाट्सएप तो आपने कर ही दिया, मैं देख लूंगा। ओके लेट इट बी, अभी इसको छोड़ते हैं। इसके बाद क्या है? बुलेट मोशन हिट्स एंड गेट एम्बेडेड इन सॉलिड रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल व्हिच विल बी कंजर्व्ड। बेटा ये तो क्वेश्चन आपका एनर्जी वाला है, ये इसमें बाद में बताऊंगा। वैसे इसमें मोमेंटम आता है लेकिन फिर भी हमें इसको समझाने के लिए तो बात नहीं बताएंगे। बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, व्हाट विल बी द ग्रेटर एनर्जी? बुलेट और गन, देखो काइनेटिक एनर्जी का सभी को फॉर्मूला तो पता होगा वैसे, mv² होता है। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा अब हमें पता है कि मोमेंटम कंजर्व्ड होता है भाई। एक बुलेट, एक गन और बुलेट है, तो भाई मास इनटू वेलोसिटी ऑफ गन जो होगी वो बराबर होती है माइनस ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। सभी को चीज क्लियर है? और यहाँ से हमें पता है क्या कि मास ऑफ गन जो होता है वो ज्यादा होता है मास ऑफ बुलेट से, और वेलोसिटी ऑफ जो गन है वो छोटी होती है वेलोसिटी ऑफ बुलेट से। वेलोसिटी ऑफ बुलेट ज्यादा होती है, ये भी सभी को पता है। यस सर। अच्छा अब ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब अगर इस mv² में मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं और m से डिवाइड कर दूं, किसी को दिक्कत होगी क्या? नो सर। तो hence सर ये तो कुछ नहीं होगा इसका इफेक्ट, ये तो कैंसिल आउट बेटा मैं कर रहा हूँ ना बेटा, मैं मुझे करने तो दे पहले। अगर m यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो m² हो जाता है, इसको हम लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। और मास इनटू वेलोसिटी एक्चुअली मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अब इसमें ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी फॉर गन और काइनेटिक एनर्जी फॉर बुलेट सबको समझ में आता है, क्योंकि बुलेट का मास कम है, बुलेट का मास कम है, गन का मास ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन कम होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट ज्यादा होगी। यस सर। राइट, सभी को क्लियर है ये? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन जो होगी वो कम होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट ज्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है, मतलब आसान था इसलिए मैंने इससे यहाँ रिलेट करा दिया। सर इसको वहां से भी ले सकते थे ना सर, हाफ mv² को mv इंटू v लेके। हाँ ठीक है। हाँ वो तो बाकी सब तो हो ही सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड बेटा। ओके ओके राइट, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन एंड बुलेट? यस सर। यस सर। ओके
अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो वापस से वही क्वेश्चन आ रहा है, क्या कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में रेशियो निकालना है एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट का। ओके, एसआई और जी अपॉन जी सीजीएस। तो पहले एसआई यूनिट होगा और नीचे सीजीएस होगा। अब बस एक्चुअली करो क्या कि देखो, सबसे पहले हमें पता है F इज इक्वल टू होता है m इंटू जी होता है और g m अपॉन आर स्क्वायर होता है। सभी को याद है ये वाली चीज? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, अगर एक m से एक m कट जाता है तो हमारे पास स्मॉल g का फॉर्मूला आता है कैपिटल G मास ऑफ कैपिटल M इंटू में आर स्क्वायर। R square. अब आप लोगों को ये भी चीज समझ में आती है कि ये स्मॉल g मैं इधर लेके जा सकता हूँ, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, कैपिटल G अपॉन स्मॉल g इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन में m। सभी को ये चीज क्लियर है? Yes sir. Yes sir. यस सर। तो अगर अब मैं इसी चीज को थोड़ा आगे फॉरवर्ड करूं, ध्यान से देखिएगा, तो कैपिटल G डिवाइडेड बाय स्मॉल g इज इक्वल टू r बाय m का होल स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर बाय m, r स्क्वायर बाय m। तो एसआई यूनिट में तो अब इस एसआई को क्या करो, ये एसआई है और डिवाइडेड बाय कैपिटल G बाय g इंटू सीजीएस। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको ना एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि उसके बाद अगर मैं सीजीएस से उसे डिवाइड कर दूंगा तो वो सिर्फ वही कांस्टेंट ही रह जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर को मैंने क्या किया, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में, सॉरी मीटर में तो है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर आएगा और 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आएगा। सिमिलरली अगर ये मास है तो ये 1000 हो जाएगा। सबको ये चीज समझ में आती है? Sir, समझ यस गया। सर। Yes, sir. समझ में आती है। सर मास को ग्राम में किया इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई हाँ किया। बेटा, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये चीज क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब ध्यान से देखना, अब यूनिट क्या रह जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे जो यूनिट थी वो क्या थी, मीटर, मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। सभी को ये चीज क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जब इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया तो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्क्वायर ग्राम। ग्राम। गुलाम, ये सभी को क्लियर है? यस सर। यस अच्छा, इसको सॉल्व करोगे जब, मैं जरा इसको हटा देता हूँ ऊपर वाले को। ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि अगर हम इस चीज को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल G डिवाइडेड बाय स्मॉल g इनटू एसआई यूनिट जो है वो किसके बराबर हो गया, 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। तो एक तरीके से देखा जाए तो 10 आ जाएगा। सबको क्लियर है ये? Yes, sir. यस और सर। ये आ जाएगा सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई में क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू में जी ग्राम। इट्स लाइक दिस, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू में ग्राम। सभी कोई भी चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू में ग्राम। लेकिन ध्यान से देखो, अब भाई मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम अगर एसआई यूनिट है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट। CDS. Yes, sir. यस सर। तो हेंस इसको डिवाइड कर दो इसको लेके, तो ग्राम प्लस जी इज अ सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। तो अच्छा, हम पहले गलत निकाल लेते सर, तो आंसर 10 आ जाएगा। ये प्रॉपर मेथड है। सर आंसर 10 आएगा ना इसका? हाँ 10 ही आएगा। सर वो लास्ट क्लास में कंफ्यूज हो गया था। हाँ हाँ, मैं समझ गया। 1/10 बच्चे ने एक ने बोला था तो मुझे लगा सही होगा, मैंने कैलकुलेट भी करके देखा था तो कुछ गड़बड़ कर दी थी मतलब मुझे। ये प्रॉपर मेथड है। Sir, अगर हम उस sir, मेथड से SI upon CGS तो 1/10 ही आएगा ना? क्या बेटा, एसआई बाय सीजीएस तो बेटा 10 ही आएगा ना। सर लेकिन सर सीजीएस में तो हमारा 10 आया था, तो वो तो सर नीचे रहेगा ना? नहीं नहीं, एक्चुअली हमारा सीजीएस में 10 आया था ना। अभी देखो, एक्चुअल में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हैं। जी कैपिटल जी अपॉन स्मॉल जी जब हमने किया तो मैंने उसको एसआई में था, मैंने उसको सीजीएस में कन्वर्ट किया। ठीक है, यस सर। तो अब जब सीजीएस में कन्वर्ट किया तो यहाँ मैं यूनिट्स में बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे यूनिट देखो, जब यहाँ पे यूनिट थी वो कितनी थी, मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जब मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया तो कितना आया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। और मैंने इसको डिवाइड कर दिया, यही तो मैं चाहता था यहाँ पे।
यस सर, ओके सर। ठीक है ना। उस वाले केस में क्या था, उस वाले में हमने किया यही था, लेकिन एक्चुअली हमने डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दिया था उसी से। हमने यही सीजीएस को डिवाइड कर दिया था, एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट किया और फिर इसी को डिवाइड कर दिया, तो वो ठीक नहीं रहेगा। ओके सर, समझ ये आ गया गलती सर। करी थी हमने। हाँ, सभी को ये चीज सर, समझ में अगर- आई है? हाँ बोलो सर बोलो। हाँ सर, अगर हम डायरेक्टली सर कैपिटल जी की जो यूनिट है और सर स्मॉल जी की यूनिट है सर, उनको अगर हम जो ऐसा यूनिट से करें, हम सर उसको मतलब आर स्क्वायर अपॉन एम से ना करें सर, उस टाइम पे भी आंसर आ जाएगा ना? बिल्कुल आएगा। देखो मैं कर देता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर यस सर किलोग्राम सर, स्क्वायर। मैंने ठीक है, यही उससे होगा। 10 ही आया था। नहीं यही होगा, ये चीज आ गई। तो ये मान लो ये एसआई है, वो जी अपॉन जी का ये एसआई है। ठीक है, तो ये एसआई हो गया। अब इसको सीजीएस में कन्वर्ट Yes, करते हैं तो 10 न्यूटन को होता है 10 की पावर 5, मीटर स्क्वायर को होता है 10 की पावर हाँ यस सर। स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, और किलोग्राम को ग्राम करेंगे तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। आई थिंक यही होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा Yes, sir. डाइन, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा ग्राम स्क्वायर। 10 की पावर 4 ना, ये 10 की पावर 3 क्यों आ रहा है फिर यहाँ पे? 9 डाइन में तो 10 की पावर 5 ही तो होते हैं। मीटर स्क्वायर, सर इस हिसाब से तो 3 आ जाएगा। हाँ इस सब 3 आ रहा है। मतलब देखो 1 आ रहा था मेरे को याद है, और चीज गड़बड़ हो रही है। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया तो 10 की पावर 3 हुआ, 10 की पावर 3 का होल 10 का 6 हुआ। मीटर स्क्वायर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, 10 की पावर 2 का होल स्क्वायर, 10 की पावर 4। तो सेंटीमीटर डाइन हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और ये ग्राम स्क्वायर हो गया। इसमें कहाँ गड़बड़ हो रही है? एक मिनट रुको। अच्छा ये तो कैपिटल जी की थी ना, ठीक है, ये तो बस कैपिटल जी का ही कैपिटल है। जी है। हाँ ये तो कैपिटल जी का है। अब स्मॉल जी क्या होगा? तो स्मॉल जी होता है, एक सेकंड, सेव हो रहा डॉक्यूमेंट, राइट। स्मॉल जी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप मीटर को कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई में, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ना यहाँ पे ऐसे, और सेकंड तो सेकंड में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर अगेन। अब आप देखोगे तो 10 की पावर 9 आ जाएगा। ये 10 की पावर ऊपर आएगा 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2, ये दोबारा आ जाएगा 10 की पावर 1। सेम यूनिट। यस सर। इस तरीके से क्लियर है सभी को ये? यस सर। यस सर, क्लियर। ओके, और किसी का कोई डाउट रह गया हो इसमें? शायद सभी ले लिए मैंने। बाकी एक आध जो टिपिकल है वो नहीं लिया, क्योंकि वो अभी बाद में होगा, और ये वाला मैं अपने आप एक बार करके देखूंगा। ये वाला मैं सीन नहीं हुआ है। चैट बॉक्स में और 2 है। और तो आ गए हैं, ओके देखता हूँ। मैं एक चीज मुझे पूछनी थी सर, इस वाले जीएसटीएससी में क्वेश्चन आया था, एक्शन एंड रिएक्शन act on same body and cancel out each other, act on different bodies cancel out each other, act on different body and do not cancel out each other। तो सर इसमें बी ऑप्शन होगा ना? नहीं सी होगा बेटा। अगर हम सर सी होगा। सर वो बुलेट और कैंसिल गन करना का, पड़ता है। अगर हम बुलेट और गन का प्रॉब्लम लेते हैं तो भाई गन पे भी फोर्स लगती है और बुलेट पे भी लगती है, ऐसा थोड़ी है दोनों कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। नेट फोर्स अलग से कैंसिल होती है, वो अलग चीज है, दोनों बॉडी की मिला के कैंसिल होगी, लेकिन सिंगल सिंगल बॉडी को देखेंगे तो कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, हाउ इज द लीनियर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द एंगुलर स्पीड? नारायण, आई थिंक ये जो हमने सर्कुलर मोशन के अंदर किया हुआ है, तो इसमें हमने क्या कहा था कि अगर कोई बॉडी है, राइट, अगर कोई बॉडी है, ओमेगा आ रहा है। हाँ, तो अगर मैंने कहा ये बॉडी इतने बड़े रेडियस के ऊपर, ये पूरा रेडियस हो गया, ये रेडियस है, यहाँ पे ये ऐसे, ये वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर कोई चीज यहाँ से यहाँ जा रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, क्योंकि सर्कुलर में घूम रहा है, तो वेलोसिटी जो होती है वो एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? तो वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यस जनरली 2π/t कहते हैं उसको। 2π मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, टाइम पीरियड के पूरा सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। तो ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी होती है एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। ओके सर। ओके,
अच्छा, इसके बाद एक पूछा है कि a soft cold and soft drink is kept on a when its cap is removed the weight. बेटा जब कैप आप रिमूव करते हैं तो पहले तो कैप का वेट ही कम हो जाता है, ठीक है। Yes, उसके sir. बाद क्या होता है, जैसे ही कैप प्रेशर खोलते हैं, हाँ, तो अंदर क्या होता है, प्रेशर पहले से ही जनरेटेड होता है जिसकी वजह से वेट होता है। जो एयर होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर फिल्ड रहती है ताकि वो प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करे। तो अब जैसे ही तुम ढक्कन निकालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाएगी, तो उसका वेट हमेशा कम ही रहता है, कम ही होता है, मतलब यस सर। सर तो ऑप्शन सेकंड ना, डिक्रीजेस। ओके सर। सर लेकिन जो आंसर गिवन है सर वो फोर्थ ऑप्शन गिवन है, तो फर्स्ट गलत है ना इंक्रीजेस सर? देन कांस्टेंट। अरे Yes, sir. वो एक्चुअली क्या है, वो उन्होंने इसको आंसर किस तरह से बता दिया कि पहले डिक्रीज होता है। डिक्रीज मतलब तो वो होगा कि जब कैप हटाया हवा निकल गई तो डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज होने के बाद Yes, वो sir. कांस्टेंट हो गया, मतलब वो चेंज नहीं होगा, तो उसको उन्होंने उस हिसाब से रख दिया। तो वो ओके तो सर। ऑब्वियस सी बात है, वो तो डिक्रीज तो होगा ही और कांस्टेंट भी रहेगा। पता नहीं इन्होंने उसको इस हिसाब से Yes, उन्होंने sir. आंसर दिया होगा, सर ठीक है। ओके, एक सेकंड। ओके, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट डिक्रीजेस देन कांस्टेंट। ओके, ये तो हमारा हो गया, तो सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर हमारे फेस टेस्ट में से 3 में चैप्टर आएंगे? हाँ बेटा, मैं तीनों डाल रहा हूँ, जो भी फेस टेस्ट होगा उसमें मैं तीनों चैप्टर डालता हूँ, जो आपके ये वाले होंगे। इसके अलावा मैं देख लेता हूँ एक बार और क्या बचा है। मेरे हिसाब से सब हो चुका है, वो आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर सकते हैं, फ्लोटेशन। सर एक बच्चे ने चैट में डाउट पूछा है। अभी फिर डाउट आ गया। सर ये वाला क्वेश्चन तो हमने क्लास में किया भी था, जो भी मन यस सर। देख लेता हूँ, ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं, तो फिर ये क्या कह रहा है वो, 2 ऑब्जेक्ट्स 4 टाइम्स। बेटा ये तो मैंने क्लास में उस दिन करवाया ही था, दिव्यांश, मनोज। आपने कराया था सर, मैंने वीडियो देखी लेकिन समझ नहीं आ रहा था। बेटा फोर्स इज इक्वल टू, इसमें सिंपल जो फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू, एक तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन और दूसरा होता है gmm/r²। यस सर। एक सेकंड रुकना, क्वेश्चन दोबारा देखूं मैं। 2 mass of 1 mass is 4 mass of the other person is the mutual gravitation. The separation between them is 100 meter और acceleration होता है lighter object is 1 meter square। अच्छा, तो इसमें क्या हो रहा है कि राइट, फोर्स इज इक्वल जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन है और g इनटू कैपिटल M इनटू स्मॉल m अपॉन में r², जिसमें उसने क्या कहा है कि जो स्मॉलर मास है, ठीक है, स्मॉलर मास को एक्चुअली दोनों ही मास निकालने हैं, लेकिन उसने शुरुआत में दिया कि स्मॉलर मास की एक्सेलरेशन 1 है। तो जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है, तो इसमें छोटे वाला जो मास है उसकी वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखी है, वो एक्सेलरेशन दे रखी है 1। तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल m इंटू 1, तो एक्सेलरेशन हो गई, इंटू में कैपिटल G, इंटू जो कैपिटल M होगा वो 4 टाइम्स ऑफ m होगा, 4 गुना है ना छोटे वाले मास का, 4 टाइम्स है, इंटू में m अपॉन में 100 किलोमीटर है, किलोमीटर को मैं मीटर में रखना है, तो 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, m से m कट गया, तो जो एक्चुअल में आएगा वो आएगा स्मॉल m जो आएगा वो आएगा 10⁻2 5 हो गया, 10⁻10 हो गया, तो 10⁻10 अपॉन में g, ठीक है, और वी कैन से अपॉन में 4g। तो ये हमारे पास स्मॉल मास आ गया, स्मॉलर जो बॉडी का मास है। अब वो कहता है कैपिटल जो दूसरी बॉडी है, बड़ी बॉडी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा जब ये डिस्टेंस 25 हो जाए। तो 25 केस में होगा क्या, तो ये चीज ज्यादा पास आ गई है, 25 किलोमीटर बचा है। तो अब इसमें जैसे हमने छोटा वाला मास लिया था, अब बड़ा वाला मास ले लो, तो 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल m, ठीक है, क्योंकि बड़े वाले मास का जो मास है वो छोटे वाले का 4 टाइम्स है, तो मैंने 4 टाइम्स ऑफ m ले लिया, इनटू में एक्सेलरेशन जो है दूसरे वाले मास की, इसको अगर मैं 2 मान, वापस से कैपिटल G
बड़े वाले का मास वही 4 टाइम्स ऑफ m, छोटे वाले का m और डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर। आप देखोगे 4m से तो 4m कट गया, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा कैपिटल G m अपॉन में 25 इंटू 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर। तो कैपिटल G इंटू स्मॉल मास कितना, ये वाला पूरा, तो 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 4g, g से g कैंसिल, कि 10 की पावर 10 इंटू में 4 रहेगा, यहाँ पे क्या है 25, तो ये हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा जो आपका शायद आई थिंक 1/4 या 4 कुछ ऐसा कुछ आ रहा था। सर 4 आता है। हाँ याद नहीं है मुझे, लेकिन हाँ मतलब इसको सॉल्व तो 10 की पावर ये 4 तो ऐसे ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 4 है इंटू 25 इंटू 25 को इससे काटोगे तो 100 आ जाएगा, तो 10 की पावर 2 रह जाएगा और इसको काटोगे तो 4 रह जाएगा, तो आंसर इज 4 मीटर पर सेकंड। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सभी। यस मनोज का हो गया डाउट। यस सर। दिवांश ने और कहा है कि if a body is projected with a speed less than the escape velocity, बेटा ये भी कराया तो मैंने अभी सभी कराया। दिवांश यस सर। बेटा ये तो क्लास में अभी कराया है मैंने सबसे पहले। सर ये सर आपने तो स्टार्टिंग में कराया था सर आज हाँ बेटा आज की। सर मैं था नहीं सर मैंने सर अभी सर ज्वाइन करा था सर। अभी क्यों ज्वाइन किया था देवांश? अभी की ज्वाइन किया था? 1 घंटे 1.5 घंटे सवा घंटे से चली रही। सर वो एक्चुअली सर आज सर वहाँ गए हुए थे सर, हॉस्पिटल गए हुए थे सर एक्चुअली सर, इसलिए। कोई बात चल ओके, ये खत्म सभी को क्लियर है यहाँ तक? आप किसी को डाउट बचा कुछ? नो सर, नो डाउट। नो सर, नो डाउट्स। ओके बाकी आपका बेटा डाउट ये था कि अगर किसी बॉडी को देखो, अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा पे तो ये अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं करते तो ये अर्थ ऐसे इस ग्रेविटी से ऐसे घूमती रहती है। तो वो सर्कुलर ऑर्बिट भी हो सकता है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट भी हो सकता है, जनरली इलिप्टिकल ऑर्बिट ही रहता है। तो हेंस अगर एस्केप वेलोसिटी से कम होगा तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन भेज दिया था सर। अब vertically upward the initial velocity is not the distance traveled by it. Okay, एक्चुअल में क्या है, क्या ये वाला क्वेश्चन क्या है? कॉपी कर लेता हूँ सर। इसको ऊपर जाने तक में तो टाइम सर v0/2g लग रहा था शायद। हाँ ऐसे ही कुछ, एक बार कर देता हूँ प्रोसेस। थोड़ा अच्छा सवाल था मतलब। अभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा अभी? v0 का v मान लो, इसको v0 भी छोड़ो और v मान लो इसको इस तरह। तो stone is thrown vertically upwards with a velocity v, the distance traveled by it in a time 1.5 v upon g। अच्छा तो क्या कह रहा है, एक बॉल थी उसको मैंने ऊपर फेंका v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से फेंका, सबसे ऊपर पहुंच के 0 वेलोसिटी हो जाएगी। ना 0 वेलोसिटी होगी तो कितना टाइम लगेगा पहले उसे ऊपर पहुंचने में? तो हमें पता है कि v इज इक्वल टू होता है u प्लस at। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सेलरेशन माइनस g इनटू में टाइम। तो सबको समझ में आता है जो टाइम पीरियड होगा ऊपर जाने में वो हो जाएगा u अपॉन g। यस सर। या v अपॉन g व्हाटएवर, ये अगर v मान के चलोगे तो v अपॉन g। अब इसका मतलब ऊपर जाने में इसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है v अपॉन g। इसका मतलब नीचे आने में भी v अपॉन g लगेगा। यस सर। यस सर। अच्छा अब ध्यान से सुनना, ऊपर जाने में v अपॉन g और यहाँ तक जैसे वो आधा पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचने में उसको जो टाइम लगेगा ये वाला, ये v अपॉन 2g लगेगा, v अपॉन 2g। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1.5 टाइम्स ऑफ v अपॉन 2g हो जाता है। तो एक्चुअली जो टाइम लगा वो आपको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा। क्या सभी को चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। सर v अपॉन 2g सर वहाँ पे दिया हुआ है 1.5 v अपॉन g। हाँ बेटा 1.5 v अपॉन g नहीं होगा बेटा, 2g होगा। ओके सर। अच्छा g है ये। ओके अगर एक मिनट नहीं तो बेटा यही तो मैं कह रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करोगे तो अच्छा सॉरी ये 1 अपॉन ये हो जाएगा, सॉरी यही होगा ना, एक मिनट रुकना। हाँ 1.5 v अपॉन g या फिर उसे कहते हैं 3v अपॉन 2g, ये वाली चीज है। यस। ठीक है, अच्छा तो अब हमें क्या पता है कि भाई मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया, इतने टाइम बाद कितना, उसने पूछा है डिस्टेंस कितना निकालेगा, डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है,
डिस्टेंस क्या होगा, देखो यहाँ से वो पहले यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहा है, सब कोई चीज समझ में आ रही है? यस सर। तो वो 2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो पहले हम मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज माइनस g इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगी, जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो आएगी v स्क्वायर अपॉन 2g। सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। ये मैक्सिमम हाइट हो गई है, मतलब v की टर्म्स में मैक्सिमम हाइट, ये v की टर्म्स में मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, फाइनल पे वेलोसिटी थी 0, उसे नीचे आने में कितना टाइम लगा, तो v अपॉन 2g। तो अब अगर हम सीधा सीधा इनिशियल वेलोसिटी 0 लेके फॉर्मूला लगाते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो सबको समझ में आता है, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन माइनस g लिख सकते हो, और t का स्क्वायर मतलब v अपॉन 2g का होल स्क्वायर। सभी को ये चीज समझ में आती है? सभी शांत हो गए हैं, क्लास छोड़ के चले गए क्या सभी? नहीं सर, सर क्लास ही में। अच्छा ध्यान से देखो, g से g कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 8g, लेकिन नेगेटिव का आएगा। लेकिन आप लोगों को क्या पता है कि नेगेटिव साइन तो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होती है, बाकी तो मैग्नीट्यूड है। यस सर। सर हम उसका मॉड लेके फिर ऐड कर देंगे। हाँ, तो ये s1 हो गया, ये s2 हो गया, दोनों को ऐड कर दो, s1 प्लस s2, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2g प्लस v स्क्वायर अपॉन 8g which is v स्क्वायर अपॉन एलसीएम अगर 8g ले लेंगे तो 4 और 5 5, तो 5 v स्क्वायर अपॉन 8g आंसर। Is that okay for everyone? Yes sir, okay sir. सभी को? सर। हाँ बेटा। सर एक चीज समझ में नहीं, सर ये v/2g कहाँ से आया? बेटा उसने वो डाल, अच्छा ये पहला वाला v/2g या दूसरा वाला? सर पहला वाला। नहीं, पहला वाला तो v अपॉन g है, ये चीज समझ में आ गई? यस सर, v अपॉन g समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद उसने देख कितना टाइम बोला है यहाँ पे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 1.5 g, तो ये v अपॉन g हो गया, तो बाकी v अपॉन 2g बचा ना। ओके सर, तो यही तो बोला है, ठीक है। क्लियर है या नहीं? सर बाकी भी v पे g नहीं बचेगा? कहाँ पे? ये वाला भी v अपॉन 2g बचेगा। आसान भाषा में समझाऊंगा ये क्या कहना चाह रहा है। मैंने अगर किसी बॉडी को 30 मीटर पर सेकंड से उछाला, ठीक है, यस सर, उसने v के टर्म्स में डाल दिया, उससे 30 मीटर पर सेकंड पे उछाला, तो कितना, 3 और 6, तो 4.5 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उसने, तो आसान भाषा में ये पूछ रहा है। तो हमें क्या पता है कि भाई 30 से फेंका है तो सबसे ऊपर वो 3 सेकंड में पहुंच जाएगा। सभी को क्लियर है वाली चीज? यस सर। तो नीचे आने में भी 3 सेकंड लगेंगे। यस सर। और 3 सेकंड का आधा कितना होता है, 1.5, तो 3 प्लस 1.5 4.5। तो ये चीज उसने डायरेक्टली ऐसे पूछी, घुमा के। और सर दूसरा कैसे बचेगा सर, वो समझ नहीं आ रहा। बेटा टोटल टाइम कितना दे रखा है हमें निकालने के लिए, कितने टाइम पे हमें डिस्टेंस निकालना है? सर 1.5, तो 1.5 v अपॉन g, ठीक है। अच्छा, ऊपर पहुंचने में हमें कितना टाइम लगा? v अपॉन g। v अपॉन g, तो इसका मतलब v अपॉन g तो बड़ा छोटा हो गया ना 1.5 v अपॉन g से। सर क्या है ये चीज समझ में आई? ये मैंने लिखा है, ये लिखा है। सर छोटी कैसे होगी? बेटा v अपॉन g है और दूसरा 1.5 v अपॉन g है, कौन सा बड़ा होगा? एक x है और एक 1.5x है, कौन सा बड़ा होगा? सर 1.5x। तो ये वही तो है, देख। आगे और माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.5x। इस वाले में क्या होगा, 0.5 v अपॉन g। क्या इसको v अपॉन 2g लिख सकता है, जैसे इसको x/2 लिख सकता है? यस सर, लिख सकता हूं। क्लियर है ये? यस सर। डन। Is it clear or not, first of all? सर क्लियर। Okay. यस सर। ओके, सभी को यहाँ तक क्लियर है? डाउट सेशन ही हो गया पूरा आज तो।
दो लगातार डाउट है सर। चलो कोई बात दो और नहीं। दो और एक है सर। तेरी आवाज क्यों गूंज रही है इतनी? ऐसा लग रहा है हम हिमालय पे बैठा हुआ है। ओके, ध्यान से सुनिएगा आप सब। अब आता है फ्लोटेशन या फ्लूइड जिसे हम कहते हैं। फ्लोटेशन FLOATATIUN। और स्पेलिंग तुम देखते रहना, मुझे आती नहीं है कुछ भी, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे सिर्फ बोलनी आती है। ओके, फ्लोटेशन के अंदर ध्यान से सुनना, कुछ कुछ बेसिक चीजें होती हैं। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, थ्रस्ट पढ़ा था क्या सभी ने? थ्रस्ट, यस सर, परपेंडिकुलर फोर्स। परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन में एरिया। कैसे याद रखते हैं कि अगर हमारे पास कोई बोर्ड है, उसके ऊपर ऑयल पिन अगर लगानी है तो हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, या फिर अगर हमारा वेट ही होता है खुद का जहां हम खड़े होते हैं, ठीक है, ये भी नीचे की तरफ परपेंडिकुलर ही लगता है। क्या सभी को क्लियर है? ज्यादा नहीं चलना चाहिए यहाँ पे। सभी को क्लियर है ये? यस सर। जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर भी एक तरीके का फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, और ये भी एक्चुअली फोर्स परपेंडिकुलर ही होता है। तो प्रेशर भी एक तरीके का, मतलब सॉरी, थ्रस्ट तो होता है परपेंडिकुलर फोर्स, आई एम सॉरी, एरिया सर नहीं प्रेशर ना होता है थ्रस्ट बाय एरिया। हाँ, और प्रेशर का होता है थ्रस्ट बाय एरिया। तो अब क्या हुआ, थ्रस्ट का जो एक तरीके का फोर्स ही हो गया, तो न्यूटन उसकी एसआई यूनिट होगी, और प्रेशर की यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। राइट। अब देखो प्रेशर जनरेट क्यों होता है, अगर हम वैसे बात करें तो ओके, पहले मैं एक बार एक बीकर का एग्जांपल लेके कुछ चीज बताता हूँ, उसके बाद फिर हम और चीजों पे इसको अप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए एक बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है पूरा पूरा, ठीक है, तो हम देखते हैं अच्छा इस बीकर के अंदर पानी भरा है, तो इसका मतलब इसका वेट जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। तो वेट एक तरीके का परपेंडिकुलर फोर्स ही है इस सरफेस पे, इस टाइम पे, ठीक है। तो हेंस मैं क्या कह सकता हूँ, इस बॉटम ऑफ जो यहाँ जहाँ पे टेबल पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा होगा? तो हम कहेंगे प्रेशर जो होता है वो F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया होता है। F परपेंडिकुलर कितना है भाई? F परपेंडिकुलर तो होता है वेट, सर उसका वेट। ठीक है। और एरिया क्या हो जाएगा? तो भाई ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो अभी एरिया को एरिया रहने देते हैं। अब वेट क्या होता है? तो वेट होता है सर M into G होता है। आप किसी बातें कर रहे हो, तो आप बचपन से पढ़ा रहे हो हमें। अच्छा, मास क्या होता है? तो हाँ सर आपने बताया था, मास तो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। अच्छा, वॉल्यूम क्या होती है? तो सर आपने ये वाली चीज ज्यादा तो नहीं बताई है। अर्थ के केस में तो आपने 4/3 पाई आर क्यूब ले लिया था, लेकिन सिलेंडर के केस में तो आपने नहीं बताई। बेटा सिलेंडर के केस में होती है एरिया इनटू लेंथ। यस तो होता सर। है पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट होता है। तो हाइट तो Yes, sir, आपकी वाली pi r लेंथ हो जाएगी, ठीक है, और सर पाई आर स्क्वायर आपका एरिया है। यहाँ एरिया। हाँ, तो इसमें मैंने जो नीचे वाला जो है वो सर्कुलर बीकर लिया है नीचे से, तो हैंस ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर ले लिया। नहीं तो आप सिंपल एरिया ले सकते हो ताकि आप कुछ भी चेंज कर सको। तो डिवाइडेड बाय हमने क्या कर दिया, एरिया ले लिया इस तरीके से। एक एरिया को एरिया से काट दिया, इसको एल की जगह एच रख लो ताकि थोड़ा फॉर्मूला कंसिस्टेंट रहे। तो आपका जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है दैट इज रो जी और एच। रो मींस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो प्रेशर जो होता है वो होता है रो जी एच, जिसमें जो एच होता है वो होता है हाइट ऑफ द कॉलम, हाइट ऑफ द कॉलम। जो sir, जी G होता है acceleration वो due to the एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, और जो रो होता है वो होती है डेंसिटी, सर ये डेंसिटी ऑफ रो है द। कि डी है? बेटा रो है ये, इस तरीके से रो, ये ऐसा बनता है डेंसिटी ओके। ऑफ द लिक्विड। या फिर अगर ये चीज समझ में नहीं आती तो आप डी भी लिख सकते हो उसको सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप जल्दी से बस सभी इसके डेरिवेशन लिख लें इसको इसी तरीके से। सर रिटर्न। अब जो हाइट ऑफ द कॉलम है इसको हम हमेशा मीटर में कैलकुलेट करते हैं,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं और डेंसिटी जो होती है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। सर ये एरिया कौन सा है, बेस का कि पूरे सिलेंडर का? एरिया कहाँ है बेटा? एरिया बेटा इस बेस का सिलेंडर का नहीं, वो तो लिटिल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब ध्यान से सुनना, ये जो डेंसिटी होती है, ये डेंसिटी होती है वाटर की। अगर हम लेते हैं तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, और अगर मैं इसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखूं तो इसको वो वैल्यू होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमें दोनों वैल्यूज याद होनी चाहिए, या आसान भाषा में भाई एक्चुअली 1 इंपॉर्टेंट है, 1 आसान से याद हो जाती है, बाकी उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ जाएगी। क्या सभी को समझ में आ रहा है ये? यस सर। यस सर। इसके बाद एक फिर वर्ड आता है रिलेटिव डेंसिटी का। रिलेटिव डेंसिटी मतलब होता है डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी है 2, तो इसका मतलब उसकी जो डेंसिटी है वो 2 टाइम्स है डेंसिटी ऑफ वाटर के। तो अगर मैं डेंसिटी ऑफ सेंटीमीटर क्यूब, हाँ, तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो लिखूंगा 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सभी को ये चीज समझ में आई है? सर रिलेटिव डेंसिटी की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती ना? नहीं बेटा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, क्योंकि डेंसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई यूनिट नहीं आएगी। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस यस सर। दोबारा बोल, क्या बेटा, क्या बोला आपने अभी? सर आपने डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा है ना, उसके बाद एक बार फिर से बता दीजिए। एक वर्ड होता है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, या फिर कभी कभार इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी। ये एक तरीके का रेशियो होता है दो डेंसिटीज का, दो मटेरियल की डेंसिटीज का। जनरली जो डिवाइड हुई डेंसिटी होती है वो जनरली वाटर की होती है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी सीधा सीधा 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो रिलेटिव डेंसिटी होगी वही उस मटेरियल की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी हो जाएगी। क्या समझ में आया सबको मैंने क्या बोला? जो मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी है वही उस मटेरियल की डेंसिटी हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। जैसे अगर किसी मटेरियल की डेंसिटी 2 है तो उसकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में उसकी डेंसिटी 2 सेंटीमीटर पर क्यूब ही रहेगी। सिमिलरली अगर किसी की डेंसिटी 10 है तो उस मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी 10 है तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? सर रिलेटिव डेंसिटी का कोई साइन नहीं होता, कोई वो नहीं होता जैसे। क्या बेटा रिलेटिव डेंसिटी का क्या कह रहे हो? जैसे सर किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, रिलेटिव डेंसिटी का कोई सिंबल नहीं होता जैसे ये हो गया। रो आर लिखा तो बेटा रिलेटिव का मतलब रो आर, ये रिलेटिव का ही तो है। नो सर वो ऐसा यूनिट नहीं, ऐसा यूनिट सिंबल क्या रहा है? सर ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट तो बेटा नहीं होती ना, मैंने बता दी थी, नहीं होती कोई यूनिट। ओके। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर रो एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा था इसमें? रो एम बेटा डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो। ओके सर। और ये डेंसिटी ऑफ वाटर। अब एक चीज हमें क्या पता है कि डेंसिटी जो वाटर होती है, डेंसिटी जो वाटर की होती है वो मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर बढ़ गया या टेम्परेचर कम हो गया 4 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया या बढ़ गया, इसकी डेंसिटी कम ही होगी, डेंसिटी डिक्रीजेस। क्या सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर।
यस सर। डेंसिटी जो है अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है वाटर की, टेम्परेचर अगर 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया या टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, दोनों ही केसेस के अंदर डेंसिटी विल गोइंग टू डिक्रीज। अब डेंसिटी कम होगी तो इसका मतलब क्या है, देखो मास किसी का भी चीज का कांस्टेंट रहता है, तो मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर किसी का डेंसिटी मैक्सिमम है तो उस पॉइंट पे उसका जो वॉल्यूम होगा वो मिनिमम होगा। इसका मतलब क्या है, मान लो अगर डेंसिटी, अब जैसी डेंसिटी चेंज हुआ और कम हो गई डेंसिटी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर एक फ्लास्क है वो पूरा भरा पड़ा है पानी से, ठीक है, पूरा पानी से भरा पड़ा है। अब मैंने कहा ये 4 डिग्री सेल्सियस पे है। अब कोई तुमसे पूछे अच्छा बताओ भाई अगर इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा तो क्या होगा? अरे सर कम हो जाएगा तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी और पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। क्या क्लियर है सभी को? सर वॉल्यूम कैसे बढ़ जाएगी? बेटा मास तो कांस्टेंट रहना चाहिए ना, मास थोड़ी चेंज हो जाएगा बॉडी का। ओके सर। सर इसका मतलब वाटर के केस में सेम क्वांटिटी में भी टेम्परेचर की वजह से वो ओवरफ्लो हो सकता है, उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है। हाँ। अब इसमें एक और क्वेश्चन क्या आता है भाई, 4 डिग्री सेल्सियस पे था, पूरा भरा हुआ था, टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा? तो भी ओवरफ्लो हो जाएगा। तो आसान भाषा में 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो या ज्यादा हो, डेंसिटी कम होगी और डेंसिटी कम होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ओवरफ्लो होगा ही होगा। ऐसा क्वेश्चन एनटीएससी में 2-3 बार पूछा जा चुका है। सभी को याद रहेगा ये? यस सर। यस सर। ओके। इसके बाद अगर मैं वापस से आता हूं तो देखो जो प्रेशर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डेंसिटी पे, जी पे और एच पे। मतलब कितनी हाइट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कौन से प्लेनेट पे रखा हुआ है वो डिपेंड करेगा। तो अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ओलंपियाड लेवल का बनाना होता है तो वो इस वाले को प्लेनेट दे देगा। कोई किसी प्लेनेट पे गए जिसका मास ऑफ अर्थ ऐसा है, रेडियस ऑफ अर्थ एक्सिस में ये है, तो आपकी जो ग्रेविटेशन उस प्लेनेट का आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से डेंसिटी कुछ भी आ जाएगी। तो इस तरह से प्रेशर चेंज हो सकता है, मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। क्या सभी को समझ में आया है? यस सर। ये नहीं आया। ओके मैं बता रहा हूँ। ओके मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर को अगर मुझे ग्रेविटेशन के साथ मिक्स करना है तो मैं जी को चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं कहूंगा कि एक फ्लास्क है जिसकी हाइट है मान लो 1 मीटर, इसमें पानी भरा है तो इसकी डेंसिटी हो गई 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और डेंसिटी अर्थ पे कितनी है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10। तो प्रेशर कितना हो जाएगा? तो भाई 1000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 तो 10 की पावर 4 हो जाएगी। सबको समझ में आता है ये? 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस सर। लेकिन अब इसी चीज को मैं मून पे लेके चला जाऊं तो मून पे क्या होगा? ये जी कम हो जाएगा। यस सर 1/6 तो 10/6 हो जाएगा, ठीक है ना? तो हेंस जो आंसर आ जाएगा वो कितना होगा? 10/4/6। कभी को समझ में आया कि प्रेशर चेंज हो गया जी की वजह से? यस सर। बस ये समझा रहा था। क्लियर है सभी को? यस अब सर। ये तो अभी मैं मून पे लेके गया हूँ, क्या किसी और प्लेनेट पे भी लेके जा सकता था? यस सर। क्या एक हाइट पे भी लेके जा सकता था? यस सर। यस सर, हाइट फ्लक्चुएट कर सकते थे आप। हाइट फ्लक्चुएट करता तो भी जी फ्लक्चुएट होता, तो वो डिपेंड करेगा, मतलब आपके साथ कैसा पूछा गया है। तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है, मतलब मैं ये बता रहा हूँ। इसके बाद डेंसिटी भाई वो जैसा जैसा लिक्विड होगा, जैसे पानी है तो भाई भारी, थोड़ा सा भारी है थोड़ा, और अगर हम ऑयल ले लेंगे तो ऑयल हल्का होता है तो वो ऊपर ऊपर रह जाएगा। सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। तो इस तरीके से चीजें बदल जाती हैं। मतलब हमें ध्यान रखना है कि जो प्रेशर होता है वो किन 3 चीजों पे डिपेंड करता है? डेंसिटी, जी और एच। क्या सभी को क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर क्लियर। किसी को भी डाउट यहाँ तक? ओके अगर मैं इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, कितना टाइम हो गया? 5 मिनट ऊपर हो गया, कोई बात नहीं, 5 मिनट और चलाते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हम ये बॉडी ले लें और अब इसमें हम ना एक पानी, देखो पानी तो होता ही है। अच्छा इसको पहले दूसरी चीज से समझा दो। अर्थ मानो, अर्थ, क्या सभी को समझ में आता है कि अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर है? यस सर। अच्छा क्या उस एटमॉस्फेयर के अंदर हवा होती है? यस सर। अब अगर एयर है तो उस एयर का क्या कोई मास भी होता होगा? यस सर। पार्टिकुलेट तो होता ही है।
होता ही है। अब देखो उसको अर्थ जो है वो अट्रैक्ट कर रही है इस तरीके से, तो अगर उस वाले पर्टिकुलर एयर का अगर मास है तो क्या उसका वेट भी होगा आपस में m/g करके? यस सर। तो अब अगर वेट है और देखो पूरे अर्थ पे लग रहा है, तो अगर मैं प्रेशर निकालना चाहूं तो क्या मैं कह सकता हूं वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, और सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ हम लिख सकते हैं 4πr², क्योंकि स्फीयर है। यस सर, स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर है सभी को ये? तो आसान भाषा में इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो भी अर्थ के सरफेस के ऊपर एक प्रेशर डालता है, जिस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हर एक के ऊपर प्रेशर लगता है। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1.013 × 10⁵ पास्कल। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, मतलब प्रेशर की जो यूनिट है वो तो एक तो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और दूसरी होती है पास्कल भी। तो पास्कल देख के डर मत जाओ। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? यस सर। इसमें कोई भी डाउट किसी को यहाँ तक तो बताएं। ओके, और अगर हम देखते हैं तो अब आप लोग ना कभी प्रेशर को एक और चीज से समझोगे। सभी बच्चे हैं या भाग गए? सर हैं। कम होते जा रहे हैं। चलो अब बाकी बेटा कल ही पढ़ाएंगे, क्योंकि देखो 22 रह गए बस बच्चे ना, 30 तो होते हैं, 22 रह गए। यहाँ तक ही ठीक है, अगली क्लास में हम देखते हैं ताकि बच्चों का छूटे ना। ठीक है सर, एक बार स्क्रीन वापस नीचे कर दीजिएगा। हाँ बेटा मैं कर रहा। अच्छा नीचे एक सेकंड। सर मुझे ये वाला एक फॉर्मूला समझ नहीं आया था, आपने भी लास्ट लिखा है ना P = W/4πr²। एक बार फिर से बता दीजिए ये वाला। बेटा प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स क्या होता है? वेट होता है एक तरीके का। यस सर। तो ये वेट हो गया एयर का। यस। और अर्थ एक तरीके का अगर स्फीयर लोगे तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है पूरा वो 4πr² होता है। सर 4/3 पाया। अच्छा वो तो 4πr² वो वॉल्यूम होती है। ठीक ओके है सर। ओके। सर डन। ओके सर डन। चलो सर आज के लिए क्लास ओवर है। ठीक है चलो टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। सर हाँ बेटा। सर एक वर्ड लिखा सर, इसमें लाइन लिखा है बुक में सर, टाइम ऑफ असेंट एंड डिसेंट से सर उसमें लिखा है इट इज वन ऑफ द अजम्पशन दैट देयर इज नो लॉस, देयर इज नो स्ट्रे लॉस ऑफ एनर्जी। बस यही हाँ लिखा है सर। उसका ऐसा क्यों मतलब हो क्या रहा है? कह रहा है वो? एक्चुअली क्या कह रहा है कि जैसे बॉल ऊपर फेंकते हो तो ऊपर ना कोई एयर नहीं है, तो होता क्या है जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे जाने में लगेगा। ठीक है, अगर एयर या फ्रिक्शन होता है यहाँ पे तो वो फ्रिक्शन क्रिएट करता है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कम होती, इसकी वेलोसिटी कम हो जाती ना इस वाली बॉल की ऊपर जाते हुए। यस सर। तो वेलोसिटी कम होती तो ½ mv² के हिसाब से उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती। जी सर। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमने अजम्पशन किया है कि एनर्जी लॉस नहीं होता। तो एनर्जी लॉस नहीं होता मतलब वेलोसिटी कम नहीं होती, मतलब वेलोसिटी फ्रिक्शन की वजह से कम नहीं होती। जी सर। और सर हम क्लास में ये कर रहे हैं कि सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव होता है सर। हाँ। लेकिन एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड फेंका जा रहा है वर्टिकली, तो सर उसके एक्सेलरेशन प्लस में आ रही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं बेटा, एक्चुअली हो क्या रहा है देखो, ये ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, तो इसमें होता क्या है कि आपको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा और एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने ये मान लिया कि सारा नीचे जो है वो आप पॉजिटिव लोगे तो जितना भी ऊपर जा रहा होगा फिर आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ओके सर। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि भाई सबको ऊपर पॉजिटिव लो नीचे को नेगेटिव लो, तो उससे अपने आप सॉल्व हो जाएंगी सारी चीजें। जबकि इस वाले केस में क्या होगा फिर, मतलब जो वो बता रहे हैं उसमें क्या है कि जब तुम ऊपर ऑब्जेक्ट को फेंक रहे होगे तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव मानना पड़ेगा क्योंकि नीचे है, और जब तुम नीचे बॉल को फेंक रहे होगे तो उसको पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो उससे होगा क्या, कंफ्यूजन हो जाती है। तो इससे ये कंफ्यूजन को दूर रखता है। यस सर। है ना।
ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। गुड मॉर्निंग सर। ओके बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग सर, बाय। बाय। एडमिन मैम और सर, मैम आप कोई फेस टेस्ट 2 की डेट बताने